नमस्कार, केपी कॉलेज में की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शातवाहन वंश और उसके एक शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में। जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो मेन रूप से गौतमीपुत्र शातकर्णी है, लेकिन उस वंश के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी और शातवाहन वंश। सातवाहन वंश हुआ शातकर्णी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो उसके बाद में जो मौर्योत्तर काल में जो वंश स्थापित हुए, उनमें जो महत्वपूर्ण वंश हैं, एक जो दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे जो पला बड़ा, वो इसमें आता है। एक तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो टाइम पीरियड है वो 60 बीसी से 240 एडी के आसपास। ठीक है। इसकी जो संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक वो शिमुख था। कौन था? शिमुख। तो इस वंश की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग जो धारणाएं हैं इतिहासकारों के अंदर, उसमें है जो ये उत्पत्ति या उदय कहेंगे उसे। एक तो मत्स्य पुराण में बताया गया है, मत्स्य पुराण से इसकी जानकारी मिलती है, और पुराणों में इसको और भी पुराणों के अंदर, अन्य पुराणों में भी इनको आंध्रभृत्य कहा गया है। आंध्रभृत्य। ठीक है, ये मत्स्य पुराण लिखो। उत्पत्ति जो क्या मत्स्य पुराण के अंदर इसको आंध्रभृत्य कहा गया, और ऐत्रेय पुराण के अंदर, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर इनको अनार्य कहा गया है। अनार्य। सेनार और ब्यूलर। सेनाट और ब्यूलर, इन्होंने नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शातवाहन ब्राह्मण थे। कि शातवाहन ब्राह्मण थे। जो D.R. भंडारकर और D.K. गोपालाचारी, D.R. भंडारकर D.K. गोपालाचारी, गोपालाचारी कहते हैं, इन दोनों को कहना है कि सातवाहन जो थे, सातवाहन क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। तो ये अलग अलग जो विद्वान जो है, उनकी अनुसार जो उन्होंने अपने जो स्टडी की, उनके अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है या फिर जो ये इनके जो जाति वर्ण के बारे में जो है अलग अलग धारणाएं हैं।
तो अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। तो हमारे जो साक्ष्य जो होते हैं तो उनके साहित्यिक या अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही होते हैं, लेकिन अभिलेखीय और साहित्यिक जो साक्ष्य हैं वो भी अलग अलग मिले। तो अब तक हम इनका जो जो है वो निर्धारण एक मत निर्धारण नहीं कर पाए, मत निर्धारण नहीं है। तो ये मूल निवास कहाँ के थे, ये निवासी कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के थे? तो कई कई सारे, इसमें भी कई सारे विद्वानों के अंदर विवाद है। तो जायसवाल, एक तो जायसवाल, प्रभाकर, रैप्शन, इनका कहना है कि ये कृष्णा और गोदावरी की नदी के जो बीच का जो क्षेत्र था, कृष्णा व गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र के निवासी थे। बीच के क्षेत्र के निवासी थे। लेकिन जो इनके प्रारंभिक जो अभिलेख, पहले पहले के जो अभिलेख मिले हैं, प्रारंभिक अभिलेख, इनके सिक्के, इनकी बहुत सारे जो कलाकृतियाँ हैं, इन सभी का जो अध्ययन करके और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इनका जो जो निवास स्थान है वो महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र का गोदावरी वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का गोदावरी वाला क्षेत्र है। इनका मूल निवास मान लिया जाता है, मूल निवास मान लिया जाता है। ठीक है। और इनकी राजधानी है, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी का नाम अभिलेखों के वगैरह अंदर प्रतिष्ठान नाम आया है। और इतिहास के अंदर देखें तो प्रतिष्ठान के अलग अलग नाम मिलते हैं। देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में प्रतिष्ठान का नाम कौन सा था? देवगिरी, देवगिरी भी उसका ही नाम है, देवगिरी, दौलताबाद, कुव्वत उल इस्लाम, ये उस समय तो ये नाम था, लेकिन कालांतर में जब इतिहास तो निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो कालांतर में ये नाम भी मिलते हैं, कुव्वत उल इस्लाम, यानी कि इस्लाम का घर। मुबारकाबाद और औरंगाबाद, ये भी इसी के नाम है, मुबारकाबाद और औरंगाबाद। ठीक है। इसका जो प्रथम शासक था सिमुख, इसने 3 वर्षों तक शासन किया। 3 वर्षों तक शासन करने के बाद में जैनों के विरुद्ध कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ अत्याचारी काम कर दिया। जैनों के विरुद्ध कुछ अत्याचारी काम करने के कारण इसको उस सिंहासन से हटाकर मार डाला गया। सिंहासन से हटाकर मार डाला गया।
ठीक है, इसके बाद में अगले शासकों पर आते हैं। मेन रूप से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करनी है, लेकिन जब पढ़ ही रहे तो सातवाहन वंश के दूसरे शासकों की 2-2 4-4 बात भी हो जाए। तो सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ये जो था सातकर्णी नाम रखने वाला सातवाहन वंश का पहला राजा था, और इसने 2 उपाधियां धारण की थी, दक्षिणापतपति और अप्रतिहत चक्र। यानी कि अपने आसपास की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद में इसने एक बड़ी बड़ी उपाधियां यह शासक धारण करते थे। तो इसने दक्षिण का जो भूभाग था अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, उसको जीत लिया, तो इसने उपाधि धारण की दक्षिणापतपति। दक्षिणापथ के ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी, इसलिए दक्षिणापतपति। एक दूसरी उपाधि धारण की अप्रतिहत चक्र। ठीक है, तो इन दो उपाधियां जो इन्होंने धारण की, इसकी जानकारी हमें, इसकी एक रानी है नागनिका। क्या नाम है? नागनिका। तो इस नागनिका ने एक अभिलेख लिखवाया था, नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में इस जो उपाधियां 2 धारण की थी उसकी जानकारी मिलती है। इस जो शासक ने सातकर्णी प्रथम ने 2 तो अश्वमेघ यज्ञ करवाए, अश्वमेघ, और एक यज्ञ करवाया वाजपेय। और एक बुक का नाम है पेरिप्लस दो एरिथेंसी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी। यानी कि भूमध्य सागर के प्रथम शताब्दी ईस्वी की भूमध्य सागर के आसपास की जो व्यापार व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य था, उसके बारे में जानकारी देता है। तो इस बुक के अंदर इसका जो नाम है वो एल्डर सारागोनस मिलता है। इस बुक के अंदर इसका नाम है एल्डर सारागोनस। ठीक है, सातकर्णी प्रथम हो गया। अब इसके अगले शासक हाल पर आते हैं। हाल, एक शासक हुआ था हाल। क्या नाम है? हाल। हाल ये इस वंश का 17वां राजा था। इसने एक रचना लिखी थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जो किस भाषा में लिखी हुई है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, इस
और इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रेम कहानियाँ वर्णित है। और प्रेम कहानियाँ वर्णित है तो इसके आसपास की जो समाज व्यवस्था वगैरह उसके बारे में भी जानकारी होगी। प्रेम कहानियों का वर्णन है। इसका जो दरबार था इसके दरबार में भी अलग अलग विद्वान रहते थे। एक दो विद्वान थे, गुणाढ्य और सर्ववर्मन। गुणाढ्य और सर्ववर्मन, इन्होंने भी अलग अलग पुस्तिका लिखी। क्या क्या नाम थे उन पुस्तिकाओं के? बृहत कथा और कातंत्र। बृहत कथा और कातंत्र। बृहत कथा तो थी प्राकृत भाषा के अंदर। प्राकृत भाषा थी वो उस समय जन समुदाय की भाषा थी, यानी कि जो लौकिक जो लोग नहीं होते, जो संभ्रांत लोग होते थे वो तो संस्कृत बोलते थे। जो लौकिक लोग थे, जो गांवों के अंदर जो लोग रहते थे, वो बोलते थे प्राकृत भाषा। और जो कातंत्र है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में। इसका एक सेनापति था विजयालय। सेनापति था विजयालय। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अपने सेनापति की सहायता से इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। और उस एक राजकुमारी थी लीलावती, और एक राजकुमारी थी लीलावती। कहाँ की? श्रीलंका की। लीलावती से विवाह किया। ठीक है, ये तो बात हो गई इस शासक हाल की। और इसकी एक और भी रानी थी हाल की, मलयवती। वो संस्कृत की बड़ी विद्वान थी। ठीक है। और हाल के बारे में हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त? एक तो ये इसने एक किताब लिखी थी गाथा सप्तशती, जो प्राकृत भाषा में थी। प्रेम कहानियों का वर्णन था उसमें। इसके दरबार में दो बहुत बड़े विद्वान रहते थे। एक ने लिखी थी गुणाढ्य था, एक उसने लिखी थी बृहत कथा जो प्राकृत भाषा के अंदर है। दूसरा था सर्ववर्मन, उसने कातंत्र लिखी थी संस्कृत भाषा के अंदर। इसका जो सेनापति था विजयालय, उसकी सहायता से उसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण कर दिया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन अधिकार क्षेत्र में पूरा लिया नहीं, वहाँ की जो राजा था उससे समझौता कर लिया और उसकी पुत्री से, उसकी राजकुमारी से विवाह कर दिया। उसका नाम क्या था? लीलावती। उसके एक, ठीक है। अब हाल के बाद में आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो हमारा मेन टॉपिक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो इस वंश का 23वां राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक 106 AD से 130 AD। इसका जो कालक्रम जो निर्धारण किया जाता है अभिलेखों की सहायता से, इनकी सहायता से, अभिलेखों की सहायता से वो ये किया जाता है। तो इसके पहले उपाधियां देख लेते हैं, इसने कौन कौन सी उपाधियां एक तो धारण की, ठीक है। फिर बाद में इसके बारे में जो उसने जो कौन कौन से काम किए वो देखते हैं। तो इसकी जो ये इस वंश का 23वां राजा था, 23वां राजा।
ठीक है। अब इसकी उपाधियां, आगमन निलय, आगमन निलय की, आगमन निलय, ठीक है। और आगमन निलय का क्या अर्थ होता है? वेदों का आश्रयदाता, यानी कि जो वैदिक व्यवस्था होती है ना, तो वैदिक व्यवस्था होती है उसको आश्रय देता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था वगैरह जो है उसको वो सम्मान की नज़र से देखता है। जैसे अशोक वगैरह हुआ था तो उसने, अशोक ने वैदिक व्यवस्था को, यानी कि वैदिक व्यवस्था की पूरी तरीके से निंदा तो नहीं की उसने, यानी कि उसको निंदा तो नहीं की, लेकिन उसने ये बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो समाज को बांटती है, यानी कि लोगों के अंदर असमानता का भाव रखती है। तो वैसे इसने वैदिक व्यवस्था के जो वर्ण व्यवस्था है, इसके संस्कार है, उसके प्रति आस्था प्रकट की और उसने वेदों को आश्रय देकर आगमन निलय की उपाधि धारण की। आगमन निलय है ये वेदों का आश्रयदाता। और अगली उपाधि जो इसने धारण की वह है अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय यानी कि इसके समान कोई नहीं, ऐसा ब्राह्मण जो इसके समान कोई ब्राह्मण नहीं है। यानी कि ब्राह्मण क्या करते हैं? वेदों का ज्ञाता होते हैं, संस्कारों का ज्ञाता होते हैं, वेदों को आश्रय देने वाले होते हैं, वेदों का सम्मान करने वाले होते हैं, लेकिन उससे वो बढ़िया काम करने वाला था, तो उसने अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की। और तीसरी उपाधि धारण की उसने, जैसे वो वेदों का आश्रयदाता धारण की है, तो इसने तीसरी उपाधि धारण की चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक। चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक, क्षत्रिय। ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी तो क्षत्रियो को थोड़ा दबाव की, क्षत्रियो को थोड़ा दबाव, तो क्षत्रियो का दर्प, दर्प यानी कि घमंड, क्षत्रियो का दर्प चूर करने वाला। ठीक है। तो इसने शक शासकों को हराया था, तो इसने अगली उपाधि क्या धारण की? शकों को हराने वाला। शकों को हराने वाला, शकों को हराने वाला। अगली उपाधि धारण की वैनकटक स्वामी। वैनकटक स्वामी, वैनकटक स्वामी यानी कि वैनकटक नामक की कोई नगर है, उसकी उसने इसकी स्थापना की थी। वैनकटक नामक नगर की स्थापना करने के कारण ठीक है। एक और उपाधि धारण की थी त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। क्या? त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, तोय पिता वाहन। क्या अर्थ होता है इसका? त्रि बोले तो तीन, समुद्र बोले तो समुद्र, तोय बोले तो घोड़ा, पियता बोले तो पीने वाले, यानी कि जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हो, जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हो। तो तीन समुद्र कौन कौन से? एक तो ये वाला और हिंद महासागर। यानी कि इसके पूरे भूभाग पर इसने अधिकार बोले तो कर लिया था, इसलिए इसने त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण की।
जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हो। जिसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हो। ठीक है। तो इसकी जो सारी जो जानकारी है वो इसकी माता है गौतमी बलश्री। क्या नाम है? गौतमी बलश्री। इसकी माता गौतमी बलश्री है। उसका एक अभिलेख लेके आया था, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े काम किए, तो इसका नाम वो जो है वो इतने सम्मान से लिया जाता है। तो इसने वो काम किए थे, एक तो शकों को हराया था, नहपान को, शक शासक नहपान। अब शकों के बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे जब रुद्रदामन के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। रुद्रदामन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उस समय शकों की पूरी वंशावली के बारे में थोड़ा देखेंगे, कौन से शक शहरात वंश के हैं, नहपान वंश कौन से वंश का है, ऐसे करके। तो अब तो ये बात कर लेते हैं कि इसने नहपान को वो पराजित किया था। शकों को पराजित। एक शक शासक था ऋषभदत्त। एक शक शासक था ऋषभदत्त। ये ऋषभदत्त कौन था? नहपान का दामाद, नहपान का दामाद था ये। दामाद और दक्षिणी शक राज्य का एक गवर्नर कह सकते हैं। दक्षिणी राज्य का गवर्नर। तो इससे उसको उलझना पड़ा था। तो इस शासक से उसको उलझना पड़ा था। ठीक है। ऋषभदत्त से और नहपान से, इन दोनों से इससे फिर वो शकों से युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद में फिर उसका जो भूभाग था, इसका भूभाग था वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। उस जीत की याद के अंदर उसने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी की सिक्कों का प्रचलन कराया। तो इसमें इन दोनों से युद्ध हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो उसमें उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। ठीक है। अब देखिए, तो ये सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? ये जो चांदी के सिक्के चलाए थे ये हमें जोगलथंबी मृद भांड से मिलते हैं।
जोगलथम्बी मुद्रा भांड, मुद्रा भांड यानी कि सिक्कों का ढेर। मुद्रा भांड से सिक्कों का ढेर, मुद्रा भांड से सिक्के मिलते हैं। तो इसने इससे ये वाला इलाका जीता, सौराष्ट्र, अनूप, कुकुर, अपरांत, अपरांतक, सौराष्ट्र, अनूप, कुकुर, अपरांत, आकर और अवंती। आकर और अवंती ये प्रदेश है वो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो शकों से छीन लेता है। किस शक से? नहपान और ऋषभदत्त, इन लोगों से। ठीक है, तो इस जीत की याद में बाद में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाता है और वो सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? जोगलथम्बी मुद्रा भांड से। तो ये तो थी इसकी शकों के विरुद्ध विजय। और अन्य विजयों के अंदर इन्होंने अन्य विजयों में जो उसकी जानकारी है वो नासिक प्रशस्ति में मिलती है। किस में मिलती है? नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति, इसमें इन्होंने जनपद जातियों को हराया था। उनमें है अश्मक और ऋषिक, अश्मक, ऋषिक और मुलक, मुलक के क्षेत्रों को। दूसरी लिखिए अन्य विजय। अन्य विजयों में इसने हराया था एक तो ऋषिक, ऋषिकों को, एक अश्मक और मुलक। मुलक क्या? प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के आसपास वाला क्षेत्र, प्रतिष्ठान के आसपास वाला क्षेत्र, उस इसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो पहली विजय तो शक शासकों के विरुद्ध थी, दूसरी विजय थी इनके विरुद्ध। अब इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार के बारे में देख लेते हैं। साम्राज्य विस्तार, इसका जो साम्राज्य था देखिए, उत्तर में सौराष्ट्र से लगाकर, जो उत्तर में सौराष्ट्र से लगाकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, दक्षिण में कृष्णा नदी की जो प्राकृतिक सीमा बनती थी, और पूर्व के अंदर, पश्चिम के अंदर कोंकण तट, पश्चिम के अंदर कोंकण तट से लेकर पूर्व में विदर्भ तक। कहां तक? विदर्भ तक जो इसका साम्राज्य है वो फैला हुआ था। किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो इसमें था दो चीजें शामिल नहीं थी इसके अंदर, इस साम्राज्य में। एक तो दक्षिणी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और आंध्र, आंध्र शामिल नहीं थे। बाकी वाला भूभाग पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अधिकार कर लिया था। तो इसकी देखो, ये तो दो तो विजय हो गई, और अब पराजय भी हुई थी। शासक है तो पराजय भी होगा। अब चौथे पॉइंट में हम इसकी पराजय लिख देते हैं कि पराजय किन के विरुद्ध की इसने। एक तो चष्टन के विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध? चष्टन के विरुद्ध और रुद्रदामन के विरुद्ध। चष्टन और रुद्रदामन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इसमें इसको पराजित होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। ये साहित्यिक स्रोतों से और
अभिलेखीय स्रोतों से ये जानकारी वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व में तो ये कुशल शासक था, कुशल सेनापति था, उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, शकों पर विजय प्राप्त की, ये तो उसका व्यक्तित्व में आ जाएगा। सहशासन, या फिर इसके उत्तराधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। सहशासन, सहशासन बोले तो ये अपने जो पुत्रों के साथ में वगैरह जो सहशासन किया करते थे कि दो दो जने एक साथ में शासन कर दिया करते थे। तो सहशासन, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था तो अपने पुत्र था उसका वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र इनके साथ सहशासन, यानी कि साथ साथ शासन करते थे, है ना। एक ही राजगद्दी के ऊपर दो दो पिता और पुत्र दोनों बैठा करते थे। और सातवाहनों के बारे में थोड़ी एक दो जानकारी और देख लेते हैं। एक तो देखो ये इनका जो ढांचा था वो मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक ढांचा, है ना। और प्राकृत भाषा को इन्होंने राजकीय भाषा की मान्यता दे रखी थी। और तीसरी बात एक और हो सकती है इसकी, जो इन्होंने सिक्के जो चलाए थे वो शीशे और पोटीन के भी सिक्के चलाए। अब इनके उत्तराधिकारियों में देख लो। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है। उसके बाद में वशिष्ठी पुत्र शिवश्री सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र शिवश्री सातकर्णी। उसके बाद में जो शासक हुआ वो यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और उसके बाद में वशिष्ठी पुत्र शिवश्री सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। हमें इसके बारे में भी अध्ययन करना था, इसके बारे में कर लिया हमने, और इसके उत्तराधिकारी ये हुए, उसके बाद में सबसे अंत में ये हुआ। ठीक है, तो आज हमने गौतमी सातवाहन वंश और उसकी उत्पत्ति और मेन रूप से जो हमारे सिलेबस में था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बारे में हमने डिटेल से उसकी विजयों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उपाधियों के बारे में बात की। अगली क्लास में। और अब इसमें कोई दिक्कत हो लेक्चर में और इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कॉलेज आइए और संपर्क कीजिए। धन्यवाद।